वीडियो देख रहे सभी साथियों को नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स पाठशाला। बैक बेंचर्स पाठशाला पर हम कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट, और इसी कड़ी में हमने शुरुआत की हुई है पॉलिटी की। क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा पॉलिटी का आज का टॉपिक है चार्टर एक्ट 1813 चार्टर एक्ट 1813 ये हमारा आज का टॉपिक है। चार्टर एक्ट 1813, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ चुके हैं, सेटलमेंट एक्ट 81 पढ़ चुके हैं, 86 पढ़ चुके हैं, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था चार्टर एक्ट 1793। उन सबको आप हमारी पिछली वीडियो में जाके डिटेल्स में उनके बारे में देख सकते हैं, उनका कंटेंट वहां से आप नोट कर सकते हैं। उसी सीरीज में हम आज कर रहे हैं चार्टर एक्ट 1813। 1813 का जो चार्टर एक्ट है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको लाने की वजह क्या है। इसको लाने के लिए सबसे पहले सबसे जो मुख्य कारण माना जाता है वो ये है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था, उसने क्या किया, उसने अपने कॉन्टिनेंट में कॉन्टिनेंटल सिस्टम ऑफ ट्रेड का जो मेथड था। कॉन्टिनेंटल का मतलब आप समझते हैं, कॉन्टिनेंट क्या होते हैं। कॉन्टिनेंटल सिस्टम ऑफ ट्रेड के तहत उसने क्या किया, उसने कहा कि जो कंट्रीज हैं, जो फ्रांस है और जो इससे संबंधित इसकी अलाइज, इसकी साथी देश है, वो बाहर के देशों से, खासकर यूरोप के देशों से सामान नहीं खरीदेंगे। वो ट्रेड करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने ही कॉन्टिनेंट के अंदर, अपने ही महाद्वीप के अंदर, और यूरोपियन बिजनेस यहां से हो गया बंद। तो हम लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चरम सीमा पे था। तो उसके बाद क्या हुआ, जो इंडस्ट्री के लोग थे उनके पास सरप्लस बहुत हो जाता अगर उनको मार्केट ना मिलती, क्योंकि फिनिश्ड गुड उनके पास इतना हो जाता। तो यहाँ की मार्केट बंद होने के बाद जो व्यापारी थे उन्होंने ब्रिटेन की गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया। क्या प्रेशर बनाया? उन्होंने प्रेशर बनाया कि सरकार, आप जो ट्रेड मोनोपोली है साउथ एशिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको खत्म कर दीजिए और हमें भी अधिकार दीजिए, हमें भी इजाजत दीजिए वहां पे ट्रेड करने की। तो इसी के तहत क्या हुआ, उनको इजाजत मिल गई। किसको? इंडस्ट्री वालों को इजाजत मिल गई साउथ एशिया में बिजनेस करने की। परंतु उसके लिए उनको क्या चाहिए था? लाइसेंस। क्या? लाइसेंस के तहत ये तय हो गया कि आप लोग भी वहां पे जाके बिजनेस कर सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई? इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि जो ट्रेड मोनोपोली किसकी थी? ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। व्यापार का जो एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो खत्म कर दिया गया और केवल दो ही जो क्षेत्र हैं उसमें उनकी ट्रेड मोनोपोली बच गई। वो क्या था? एक चाय और एक चाइना के साथ चाइना में व्यापार। तो उनके जो मोनोपोली था, एकाधिकार था, जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको खत्म कर दिया गया। सिर्फ दो ही चीजों को छोड़ के अब सिर्फ मोनोपोली बची थी, चाय के क्षेत्र में और चाइना के साथ व्यापार के क्षेत्र में। इसी के तहत जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उसने भी इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो दिक्कतें हैं आ रही थी, इसकी वजह से जो सरप्लस की जो दिक्कतें आ रही थी, उसी के तहत ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने भी अपने देश में लागू कर दिया लेजिज फेयर पॉलिसी। इसको कई बार इकोनॉमिक्स में भी इस शब्द को पूछ लिया जाता है। ये होता है फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है?
फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि कोई भी आके व्यापार कर सकता है, कोई भी आके वहां पे व्यापार कर सकता है, सभी के लिए व्यापार के जो दरवाजे हैं वो खोल दिए गए। तो ये था लेजिस फेयर पॉलिसी। उसी के तहत एक चीज और हुई, क्या हुआ, इसी के तहत क्या कहा गया, ये कहा गया कि अब जो क्रिश्चियन मिशनरी हैं, जो क्रिश्चियन यानी कि धार्मिक प्रचार के लिए क्रिश्चियन मिशनरी, जो क्रिश्चियनों की, जो ईसाइयों की मिशनरी हैं, उनका भारत में आगमन हो गया शुरू। क्रिश्चियन मिशनरी भारत में आना उनका स्टार्ट हो गया और वो अपना धर्म का प्रचार करने के लिए, क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में दाखिल हो गई थी पहली बार इस चार्टर एक्ट के बाद। उसी के तहत इसी में एक चीज और कर दी गई, क्या कर दिया गया, इसी में यह कर दिया गया कि भारत में प्रत्येक वर्ष एजुकेशन पर भी खर्चा किया जाएगा ताकि वहां के एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाया जा सके। और उसी के तहत एक चीज की गई कि प्रत्येक साल क्या किया जाएगा, प्रत्येक साल 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, किस पे, एजुकेशन से संबंधित क्षेत्र पे, पढ़ाई पे खर्च किया जाएगा 1 लाख रुपया। और इसी के तहत एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा मिला। और एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने का उनका मुख्य कारण ये भी था क्योंकि अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी जो सोच है, ताकि उनकी सोच विकसित हो जाए और विकसित होने के बाद वो अपने धर्म से या फिर किसी भी उससे विचलित होके कि कोई भी किसी भी, मतलब क्या है कि वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए ये मेनली पर्पस था उनका। ऐसा नहीं था कि वो भारत में स्पेशली एजुकेशन को इतना बढ़ावा देना चाहते थे, उनका अपना भी एक स्वार्थ था इस चीज में। और उसी के तहत एक चीज कर दी गई, जो लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायत है या लोकल गवर्नमेंट है, जिसको हम आजकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह कहते हैं, उनको क्या अधिकार दे दिया गया, उनको अधिकार दे दिया गया टैक्स इकट्ठा करने का। ऐसा नहीं है कि वो फ्रीली टैक्स इकट्ठा कर सकते थे, उनके टैक्स इकट्ठा करने पर भी कुछ शर्तें लगाई गई कि अगर टैक्स इकट्ठा करने में कोई समस्या आती है, ये उससे संबंधित कोई विषय है, तो वो किसके अंडर उसकी सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट। यानी कि उनको, लोकल गवर्नमेंट को इजाजत दे दी गई टैक्स इकट्ठा करने की अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यही लोकल गवर्नमेंट का था। और इसी में जो टैक्स इकट्ठा करते थे, इसमें एक शब्द होता है, एक अमाउंट आता है 10% डिविडेंड। 10% डिविडेंड। आप कमेंट में ये बात बताइएगा हमें कि जो ये 10.5% डिविडेंड है, ये किसके लिए था, ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट के लिए था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था, या जो लोकल गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा कर रही थी उनके लिए था। ये डिविडेंड था 10.5%, 10.5%। आप कमेंट में बताइएगा कि ये जो 10.5% हिस्सा है, ये किसके लिए रखा गया था टैक्स कलेक्शन सिस्टम के अंदर, जो शर्त रखी गई थी। सो ओवरऑल चार्टर इंडिया एक्ट में उसके बाद आप समझ सकते हैं एक और चीज थी, क्या, इसी में 20 साल और बढ़ा दिए गए, 20 साल और बढ़ा दिए गए। किसके बढ़ा दिए गए, मोनोपोली के, मोनोपोली। लेकिन मोनोपोली का क्या है, अगर हम बात करें तो पार्शली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है उसको खत्म कर दिया गया था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 क्षेत्रों को छोड़ा गया था उनके एकाधिकार के अंदर। 1813 के एक्ट में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।